हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट 2022 की। देखो, गेट 2022 से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके दिमाग में होंगे, आज के इस वीडियो में आपके सब कुछ डाउट्स, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम केवल केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे, इसलिए केवल वही स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखिए जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर कोई अदर सब्जेक्ट से गेट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो आप नॉलेज के पर्पज से देख सकते हैं, अदरवाइज केमिस्ट्री के अतिरिक्त और मैं इसमें कुछ बात नहीं करूँगा। ठीक है ना। देखो ध्यान देना, जो गेट का एग्जाम है उसको कई इंस्टीट्यूट्स कंप्लीट करवाते हैं या कंडक्ट कराते हैं। हर साल अलग अलग इंस्टीट्यूट इसको कंडक्ट कराते हैं। यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। इस बार आईआईटी खड़गपुर इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है गेट 2022 को। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स की बात करेंगे। यहाँ पर देखो, हम बात करेंगे बेसिकली जो डिस्कशन करेंगे वो अपन बात करेंगे यहाँ पर गेट 2022 से रिलेटेड जो भी डेट्स आपको दी गई है, अलग अलग डेट्स दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन फी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशन के लिए, उसकी बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि आपका पेपर किस प्रकार का होगा। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके गेट में आने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके साथ साथ ही जो कट ऑफ मार्क्स है उसके बारे में बात करेंगे, गेट के एग्जाम में कट ऑफ कितनी जाती है। ठीक है ना, ताकि आपको एक पता चल सके कि आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि गेट एग्जाम के बेसिस पर, गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप किन किन इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से यहाँ पर आप कोर्सेज कर सकते हो इसके थ्रू। और साथ में बात करेंगे कि गेट एग्जाम के बेसिस पर आप जॉब के लिए कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है इसकी बात करेंगे। और साथ के साथ ही हमारे ई लर्निंग ऐप पर जो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है गेट का, उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखना, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो समझना, आप गेट का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो 30 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। 30 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। ठीक है ना। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 24 सितंबर। ठीक है ना। और लेट फीस के साथ आप 1 अक्टूबर तक एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप 24 सितंबर के पहले ही एग्जाम फॉर्म भर लेना, ताकि लेट फीस आपको नहीं देना पड़े। और जो एग्ज़ाम होगा देखो 5 और 6 फरवरी को, और 12 और 13 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। और इसका जो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा वो 17 मार्च 2022 को अनाउंस किया जाएगा। ठीक है ना। देखो, यहाँ पर नीचे एक नोट भी लिखा हुआ है। यहाँ पर इस नोट में ये बताया गया है कि इसका जो एग्जाम है, अगर कोविड की सिचुएशन सही रही, कोविड के केस उस समय पर ज़्यादा नहीं रहे, तो एग्ज़ाम जो भी टाइम आपको दे रखी है, डेट आपको दे रखी है, उसी डेट को कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन कोविड की सिचुएशन के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम डेट में यहाँ पर परिवर्तन भी किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? सभी के क्लियर हो गया होगा। अब देखो, नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं एप्लीकेशन फीस। देखो, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में दे रखा है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपीज़ है। ठीक है ना। लेट फीस के साथ भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट लेट हो जाए तो लेट फीस यहाँ पर ज़्यादा है। देखो 1250 रुपीज़ है। इसी तरह से SC/ST कैटेगरीज के लिए ये फीस दे रखी है और ये लेट फीस है। इसी तरह अदर कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो 1500 है, और लेट फीस के साथ वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। लेट फीस यहाँ पर 2000 रुपीज़ है। ठीक है ना। आप इसको देख लेना एक बार और। देखो, नेक्स्ट यहाँ पर हम लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। गेट 2022 में अगर आपको फॉर्म भरना है तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखो, यहाँ पर दे रखा है, बेसिकली यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। देखो समझना, अगर आप BSc 3rd ईयर के स्टूडेंट है, ध्यान देना, अगर आप BSc 3rd ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर आपकी BSc कंप्लीट हो गई,
या फिर आप एमएससी कर रहे हो या फिर एमएससी आपके कंप्लीट हो गई, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हो। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, अगर आप बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो या फिर आपकी एमएससी भी चल रही है या फिर बीएससी कंप्लीट हो गई या फिर एमएससी कंप्लीट हो गई, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर देखो नोट लगा के नीचे लिखा हुआ है कि आप अगर बीएससी के स्टूडेंट है तो आपकी बीएससी 2022 में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ध्यान देना, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपकी बीएससी 2022 में कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की तो कंप्लीट होगी ही नहीं 2022 में, इसका मतलब सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट होंगे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कुल मिलाकर नहीं होंगे। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? देखो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है ना, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इसके बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पर देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको एक वाइट बैकग्राउंड के साथ एक फोटोग्राफ चाहिए, वही पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए उसका, और साथ के साथ आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, जो भी हो आपका SC ST PWD जो भी हो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। साथ में आपको एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी चाहिए। अब देखो वैलिड फोटो आइडेंटिटी में बेसिकली इन्होंने आधार कार्ड के लिए बोला है, आपके आधार कार्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट हो या फिर पैन कार्ड हो या फिर वोटर ID हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, इनमें से यदि कोई भी एक आपके पास है तो वो चल जाएगा, उसके थ्रू आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना, देखो नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करना। जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे उस समय सपोज करो आपने अपना आधार कार्ड अपलोड किया। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे मान लो उस समय आपने अपना आधार कार्ड अपलोड किया, ठीक है ना, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे उस समय आपको उस आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी ले जानी है, मतलब ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है, जेरोक्स नहीं चलेगा। ठीक है ना, जो भी डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरते समय अपलोड करोगे उसी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी आपको ले जानी है एग्जाम देते समय। क्लियर हो गया? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लेते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट ये थोड़ा सा क्लोज हो गया, मैं ऑन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, देखो यहाँ पर देखते हैं, अपन डॉक्यूमेंट्स हो गया, यहाँ पर देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, गेट केमिस्ट्री एग्जाम पैटर्न। देखो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखो सबसे पहले बात तो है आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। कौन सा होगा? ऑनलाइन होगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखो जो आपका गेट का एग्जाम है, गेट का जो पेपर होगा वो एक ही पेपर होगा। एक ही पेपर में 2 सेक्शन होंगे। 2 सेक्शन कौन कौन से? एक सेक्शन तो होगा भाई जनरल एप्टीट्यूड का। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे 1 to 10। दूसरा सेक्शन होगा सब्जेक्टिव। ठीक है ना, जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन होगा, जैसे अपन केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो दूसरा सेक्शन आपका केमिस्ट्री का होगा, कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो उसका बायोलॉजी का होगा, जो भी है, फिजिक्स का है तो फिजिक्स का होगा। अपन केमिस्ट्री के यहाँ पर बात करते हैं तो 2 सेक्शन हो गए। जनरल एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसमें भी उसमें आपके 55 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने होंगे भाई? 55। अब देखो जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसमें जो पहले 5 क्वेश्चन है, 1 to 5 क्वेश्चन, वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस का मतलब आप समझ गए होंगे, 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में कितने होंगे? 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा जिस पर आपको टिक करना है। मल्टीपल चॉइस का मतलब ये है, सिंपल सा। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक करना है, एक ही सही होगा। करेक्ट मार्क करने पर मतलब ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर आपने इनकरेक्ट फिल कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। 1 नंबर पे 1/3 नेगेटिव हो जाएगा गलत मार्क करने पर। ठीक है, जो 6 to 10 क्वेश्चन है, 6 to 10 क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। वही 4 में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है, लेकिन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी 2/3। नेगेटिव मार्किंग कितने होगी? 2/3। अब बात करते हैं, ये तो हो गया जनरल एप्टीट्यूड की बात। अब बात करते हैं अपन सब्जेक्ट की।
अपनी केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन होंगे भाई? केमिस्ट्री में होंगे 55 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो 55 क्वेश्चन में से जो 1 to 14 क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस का मतलब आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, ठीक है। अब इसमें जो 15 to 18 नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान देना 15 to 18 नंबर के क्वेश्चन है वो एमएसक्यू टाइप, मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ये नीचे लिखी हुई है फुल फॉर्म, आप देख लेना। देखो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। अब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन से क्या मतलब होता है? देखो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होते हैं। यहाँ पर वही 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर भी आपको ABCD, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, इन क्वेश्चन में मोर देन 1 आंसर करेक्ट होगा, मतलब एक से ज्यादा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में B and C सही है, किसी क्वेश्चन में A B and C सही है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में चारों ही ऑप्शन सही हो, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में मान लो सपोज करो किसी क्वेश्चन में A and B सही है, तो आप जब A and B दोनों पर टिक करोगे तभी क्वेश्चन सही माना जाएगा। अगर आपने केवल A पे टिक किया, B पे टिक नहीं किया, तो फिर वो क्वेश्चन इनकरेक्ट माना जाएगा। आपने केवल B पे टिक किया, A पर नहीं किया, तब भी इनकरेक्ट। आपने सपोज करो एक ऑप्शन तो सही पे टिक कर दिया और एक इनकरेक्ट टिक कर दिया, तब भी क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पर देखो सबसे फायदे वाली बात क्या है कि इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। या तो अगर आपने सही कर दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन गलत आपने कर दिया तो आपका कोई नंबर यहाँ पर नहीं काटा जाएगा। ये आप विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखो 19 to 25 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जो 19 to 25 क्वेश्चन है वह NAT मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। ये जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है इनका मतलब क्या होता है? देखो ध्यान देना, ये जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन है। मतलब क्या होगा, क्वेश्चन में एक आपको ब्लैंक स्पेस दिया जाएगा। अब उस ब्लैंक स्पेस में क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। उस क्वेश्चन को सोल्व करने पर जैसे आपका आंसर आया, मान लो आंसर आया 20, तो आपको क्या करना है, वो जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर कंप्यूटर में जो वर्चुअल कीबोर्ड आपको दे रखा होगा, उस वर्चुअल कीबोर्ड के थ्रू आपको वहाँ पर 20 आंसर टाइप करना है। जो भी आंसर होगा, 30 है तो 30 टाइप कर दो, 40 है तो 40 टाइप कर दो। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? डिजिट पॉइंट में भी आंसर हो सकता है, पॉइंट में, मतलब जो भी आपका आंसर आए आपको उस फिल इन द ब्लैंक के अंदर फिल करना है। ये है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। क्लियर है? ये भी समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन होंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और यहाँ पर भी सबसे खास बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आपने क्वेश्चन किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, क्वेश्चन नहीं किया तो आपका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। ये यहाँ पर है। अब देखो नेक्स्ट है 26 to 42 क्वेश्चन, 26 to 42, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यहाँ पर नेगेटिव 2/3 होगी, 2/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना। 43 to 44 क्वेश्चन, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। अब देखो मतलब मैंने आपको समझा दिया मल्टीपल सेलेक्ट का क्या मतलब है। ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और क्वेश्चन नंबर 45 to 55, क्वेश्चन नंबर 45 to 55 ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और यहाँ पर भी किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट एग्जाम पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? चले आगे। देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये जो स्लाइड है आपको, ये जो पूरी पीपीटी, इस पीपीटी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो वहाँ से इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो स्लाइड है यहाँ पर देख सकते हो आपको डाउनलोड। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो जो गेट 2021 का पेपर है, यहाँ पर देखो ये दे रखा है, गेट 2021 का जो पेपर है उस पेपर को आप डाउनलोड कर पाओगे यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है ना। तो आप गेट 2021 का पेपर डाउनलोड कर लेना, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा एग्जाम पैटर्न के बारे में, कोई डाउट फिर आपके नहीं रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। इसमें देखो यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर दे रखा है, देखो गेट पेपर एनालिसिस। देखो गेट पेपर एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि पिछले 2010 से लगाकर 2021 तक के जितने भी पेपर है, उन पेपर में किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए उसके बारे में बात करेंगे।
जैसे अपने शुरू में एक टॉपिक उठा लिया यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री, ये टॉपिक हमने ले लिया। तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री से 2010 के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए, यहाँ पर दे रखा है। 2011 में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 2012 में 9 मार्क्स के, फिर 13 में 6 मार्क्स के, 14 में 3 मार्क्स के, 15 में 4 मार्क्स के, इसी तरह से कंटिन्यू आप यहाँ पर देख सकते हो। 2021 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आए, ठीक है ना। तो अगर हम इन सभी का एवरेज निकाले, यहाँ से यहाँ तक सभी का अपन क्या निकाले, एवरेज, तो आपके एवरेज निकल कर आता है। ये करने का मतलब यहाँ से अपन को ये पता चल गया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री से एवरेज 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन गेट के एग्जाम में आते हैं। ध्यान देना, क्या पता चला, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री से एवरेज 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन गेट के एग्जाम में आता है, ठीक है ना। अब देखो अगर कट ऑफ की बात करें तो जो SC ST की कट ऑफ है वो गेट के एग्जाम में लगभग 19 मार्क्स के आसपास रहते हैं। देखो कभी थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कभी थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। मैं एवरेज कट ऑफ की बात कर रहा हूँ ना, वे बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो SC ST के कैंडिडेट की कट ऑफ तो लगभग 19 मार्क्स के आसपास होती है। OBC की बात करें तो लगभग 26-27 के आसपास चले जाते हैं ना। एवरेज की बात कर रहा हूँ, कभी थोड़ी बहुत ज़्यादा कभी थोड़ी बहुत कम हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जो एवरेज कट ऑफ है वो लगभग 29 मार्क्स के आसपास रहते हैं। यहाँ पर भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं, अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो देखो कट ऑफ से आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा लग गया कि गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितनी कट ऑफ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इससे आप क्या है कि प्लानिंग कर सकते हो, एक प्लानिंग कर सकते हो कि गेट की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन से टॉपिक पर ज़्यादा जोर देना चाहिए और कौन सा टॉपिक आप इग्नोर कर सकते हो, छोड़ सकते हो। जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, जहाँ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो टॉपिक से आपको थोड़ा बहुत पहले से ही उसकी नॉलेज हो, उसको आप इजीली रीड कर पाओगे, वहाँ से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे और गेट के अंदर आप एक अच्छी रैंक ला पाओगे, अच्छी रैंक से उसको क्वालिफाई कर पाओगे। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब इसी तरह से बाकी टॉपिक्स के पे अपन बात कर सकते हैं, जैसे थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स। इससे अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, आप देख लेना एक बार। एवरेज मार्क्स की बात करें तो 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे भी आते हैं। समझ में आ रहा है ना। इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं, यहाँ से 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अपन देखो यहाँ पर काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड पॉलीमर्स की बात करें तो लगभग 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। आपको अंदाजा लग रहा होगा यहाँ से कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस पेपर में किस टॉपिक से आते हैं। क्लियर है? इसी तरह देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कितने मार्क्स के 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सॉलिड स्टेट की बात करें तो 2 to 3 मार्क्स के आते हैं। ग्रुप थ्योरी की बात करें तो 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 9 to 11 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। एवरेज कितने? 9 to 11 मार्क्स के क्वेश्चन कोडी। तो आप अंदाजा लगाओ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्टूडेंट के गेट के एग्जाम में 40+ नंबर आ जाते हैं, ध्यान देना 45+, अगर 45 से ज़्यादा नंबर आप गेट के एग्जाम में ले आते हो तो आपका अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर एमटेक और पीएचडी के अंदर सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है। अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका इजीली सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। इस और साथ के साथ ही अगर आपके गेट में अच्छी रैंक आ जाती है अंडर 300 के आसपास, तो जो कई इंस्टीट्यूट है, कई इंडस्ट्रीज है, जैसे ONGC की बात कर ले पर, ऐसी इंडस्ट्रीज में आप इजीली अप्लाई कर पाओगे जॉब के लिए। इसलिए कोशिश करना कि गेट के एग्जाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, आपकी रैंक बहुत अच्छी आई, ताकि फिर आपके जॉब के चांस भी यहाँ से बन जाएंगे। और अच्छी रैंक लाने के लिए एक अच्छी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, और अच्छी प्लानिंग के लिए सीधी सीधी बात है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। और ये काम मैंने आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया, ये सारी टेबल आपको बताकर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप अंदाजा लगाओ कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। 9 to 11 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, अपन आगे चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लिया, देखो ऑर्गेनोमेटेलिक्स एंड कंपाउंड से 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। मेन ग्रुप एलिमेंट से 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड से 0 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर पता चल रहा है ना कि लेंथेनाइड एक्टिनाइड से बहुत कम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, 0 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो हालांकि लेंथेनाइड एक्टिनाइड छोटा चैप्टर है और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से भी होती है, तो आप पढ़ सकते हो। देखो रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कितनी कम है, 0 to 1 मार्क्स। क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया,
ठीक है ना। तो ऐसे चैप्टर को अगर आपके पास टाइमिंग की कमी है, आप सब चैप्टर को नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे चैप्टर को फिर इग्नोर किया जा सकता है। कुल मिलाकर एक प्लानिंग करने में आपको हेल्प मिलेगी कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। चलो आगे देखते हैं भाई। देखो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 0 to 3 मार्क्स की, अब देख लो यहाँ पर 0 to 3 मार्क्स, ऐसे चैप्टर को इग्नोर किया जा सकता है यदि आपके पास टाइम नहीं हो तो। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आपने सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो आप किसी को भी मत छोड़ो भाई, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग। देखो 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो 0 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड की बात करें तो 2 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। समझ में आ रहा होगा सभी के, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं भाई, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो कितना है, 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म से 9 to 11 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी यही देखा था हमने, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 9 to 11। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और इसी तरह से ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करें तो लगभग 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री 1 to 2 मार्क्स। बायोमोलिक्यूल्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट 4 to 6 मार्क्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी 8 to 9 मार्क्स। अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल तो दिया 8 to 9 मार्क्स, काफी वेटेज है, ठीक है ना। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी भाई एक सिंगल टॉपिक थोड़ी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जैसे अपन बात कर ले IR, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एटसेट्रा। सारे टॉपिक मिलकर आपको 8 to 9 मार्क्स यहाँ पर दिलाएंगे, वो भी तब जब स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी बहुत ही अच्छी हो। समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह की स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई करोगे, प्लानिंग आप कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा अगर आपने सारे टॉपिक पढ़ रखे तो भाई रिविजन करो, अच्छे से मेहनत करो, सब टॉपिक को कवर करो। लेकिन अगर आप सारे टॉपिक को पढ़ नहीं पाते हैं तो आप उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करो जिनका वेटेज एक्चुअली ज़्यादा है। समझ में आ गया क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो गेट प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स। देखो पिछले ईयर्स के अंदर लगभग 2016 से लेकर 2021 तक के एग्जाम के अंदर कट ऑफ क्या रही है, उसके एवरेज कट ऑफ की बात करेंगे। देखो सबसे पहले 2011 की बात करें, गेट 11 नहीं 21, गेट 2021 में गेट के एग्जाम में इतने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, 23,465 इतने स्टूडेंट अपेयर हुए थे गेट के एग्जाम में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मार्क्स 91.33 आया था और जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो रही थी 36.2। ध्यान देना है जनरल की कट ऑफ है, ठीक है ना, SC/ST की नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर बात करें अपन गेट एग्जाम के, देखो जनरल जो कट ऑफ है वो कितनी रही। देखो 2016 में जनरल की कट ऑफ इतनी रही 29.1, 2017 में 25 मार्क्स रही, इसी तरह से 18 में इतनी मार्क्स रही, 19 में इतने मार्क्स, 20 में इतने मार्क्स और 21 में इतने मार्क्स रहे। अगर एवरेज कट ऑफ की बात करते हैं जनरल के एवरेज कट ऑफ की तो वो रही है 29 मार्क्स। अब देखो 29 मार्क्स का मतलब उनको पता ही है एवरेज है, कहने का मतलब कट ऑफ इससे ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है एग्जाम का लेवल कैसा है। अगर एग्जाम ईजी आया, मतलब पेपर इजी हुआ, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बढ़ जाती है। और पेपर यदि हार्ड रहता है तो कट ऑफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो कट ऑफ वेरी कर सकते हैं पेपर टू पेपर। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आपका टारगेट कट ऑफ होना ही नहीं चाहिए। एग्जाम को क्वालिफाई करना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट एक्चुअली क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम गेट में आपको 45 से 50 मार्क्स आए, कम से कम 45 to 50 मार्क्स आए, तब ही उस गेट स्कोर का आपके लिए मतलब है। अदरवाइज वो गेट स्कोर आपको मिल जाएगा, आप उसमें क्वालिफाई कर गए, लेकिन उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, ना आपका कहीं पर एडमिशन हो पाएगा, नहीं आप किसी अच्छी सी इंडस्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। समझ में? इसलिए आपका टारगेट कम से कम 45 मार्क्स, ज़्यादा कितना ला सकते हो 100 में से वो आप देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट 45 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए।
इसी तरह से जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए भी कट ऑफ यहाँ पर दे रखी है। सारी कट ऑफ्स को देखते हैं तो यहाँ पर एवरेज कट ऑफ 26.1 आती है, ठीक है ना। तो कट ऑफ इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, एवरेज है ये, ठीक है, समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं जो अदर कैटेगरीज है जैसे SC ST वगैरह, इनमें जो एवरेज कट ऑफ है वो 19.2 मार्क्स है। अब देखो अगर कोई मान लो SC ST का कैंडिडेट है, सपोज करो कट ऑफ कम चली गई किसी बार, तो उसका सिलेक्शन तो भाई 2 टॉपिक भी करवा सकते हैं। कौन सा, जैसे कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह कर ली उसने, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छी तरह पढ़ ली, तो दोनों ही टॉपिक से लगभग 20 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन आते हैं और उसके गेट इजीली क्वालिफाई हो जाएगी अगर 2 टॉपिक में भी उसने अच्छी मेहनत करी तो। लेकिन मैंने बताया ना 2 टॉपिक के ऊपर थोड़े डिपेंड रह सकते हैं। सपोज करो कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाए अटेम्प्ट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। और कट ऑफ टारगेट रखो ही मत हो, आपका टारगेट हमेशा क्या होना चाहिए, आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए अच्छे मार्क्स लाना। आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 45 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाना। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 300 तो आनी चाहिए, तभी उस गेट स्कोर का मतलब है, तभी आपका एडमिशन अच्छी जगह पर हो पाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो आगे चलते हैं भाई, इसमें आगे यहाँ पर बात करें, देखो गेट स्कोर के बेसिस पर आप कहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, इसकी बात करें, ठीक है ना। देखो गेट स्कोर के बेसिस पर, देखो यहाँ पर दे रखा है, आप पढ़ के देख सकते हो इसको। देखो गेट स्कोर के बेसिस पर आप देखो एक तो PhD में एडमिशन ले सकते हो, है ना। गेट स्कोर के बेसिस पर आप PhD में एडमिशन ले सकते हो अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर। जैसे आप PhD में IIT के अंदर PhD में एडमिशन ले सकते हो, IIT से PhD कर सकते हो गेट के थ्रू, ठीक है ना। जो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज है वहाँ से PhD कर सकते हो, है ना। गेट स्कोर के बेसिस पर ये आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड करती है। साथ के साथ ही देखो ध्यान देना, जो MOE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जितनी भी सपोर्टेड जो इंस्टीट्यूट है या फिर अदर जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनसे भी आप PhD कर सकते हो, वो भी आपको फेलोशिप देगी PhD के दौरान। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन या इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट कौन कौन से, आप जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन से इस PDF को डाउनलोड कर लेना, जो यहाँ पर दिख रही है आपको, इसको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट है उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। हमने इससे उसको जोड़ रखा है, एक तरह से कनेक्ट कर रखा है। तो ये हाइपर लिंक बना हुआ है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी, तो आप इसको देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF मिल जाएगी कंप्लीट, ठीक है। अब देखो कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो MOE से रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बावजूद भी वो गेट एग्जाम के बेसिस पर आपको एडमिशन दे देते हैं PhD के अंदर, ठीक है ना। ये तो गई भी PhD के बाद। PhD के अलावा गेट स्कोर के बेसिस पर आप किसी IIT से MTech भी कर सकते हो। ध्यान देना, क्या बोला, गेट स्कोर के बेसिस पर आप किसी IIT से MTech भी कर सकते हैं। अब देखो कई बार तो क्या होता है कि जो MTech कराते हैं तो जॉइंट प्रोग्राम भी रहता है, जहाँ पर क्या होता है कि आप MTech में एडमिशन लेते हो तो MTech प्लस PhD का जॉइंट प्रोग्राम होता है। MTech के साथ आपकी PhD भी साथ में हो जाती है 5-6 साल के अंदर, समझ में है ना। और कई बार आप डायरेक्ट चाहो तो MTech में भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। वो इसमें नहीं दे रखी, आप चाहो तो अलग से नोट कर लेना इस बात को। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक कि इसके थ्रू आप किस में एडमिशन ले सकते हो, PhD कर सकते हो, ठीक है। इसके थ्रू आप MTech भी कर सकते हो और MTech प्लस PhD में जॉइंट जो MTech प्लस PhD का जॉइंट प्रोग्राम है वो भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो यहाँ पर दे रखा है वह है गेट स्कोर फॉर एम्प्लॉयमेंट। देखो ध्यान देना, गेट स्कोर के बेसिस पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है PSU, ठीक है ना, इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें गेट के थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है भाई उसकी बात कर लेते हैं। देखो बात करें यहाँ पर जैसे BHEL है, ठीक है ना, फुल फॉर्म भी दे रखी है, आप देख लेना यहाँ पर, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। GAIL है, HAL है, IOCL है, NTPC है, NPCIL है, ONGC है। ONGC बहुत ही फेमस है भाई, सब जानते हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ONGC है। और PGCI है। ये जितने भी इंस्टीट्यूट यहाँ पर दे रखे हैं इन सब इंस्टीट्यूट में गेट के थ्रू केमिस्ट्री की पोस्ट निकलती है।
केमिस्ट वगैरह की पोस्ट निकलती है जिनमें वो गेट मांगते हैं, आप जॉब के लिए इनमें अप्लाई कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखो कुछ इंस्टीट्यूट में क्या हुआ है, गेट तो उनके लिए होता ही है फिक्स, गेट तो उनको चाहिए, गेट के साथ साथ वो कुछ अदर क्वालिफिकेशन भी मांगते हैं, वो भी आपकी होनी चाहिए। वो आप जिस भी इंस्टीट्यूट का, जिस भी इंडस्ट्री का जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें आपको पता चलेगा कि किसके लिए एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन गेट इनमें चाहिए। गेट के थ्रू आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं यहाँ पर। अब बात करें अपन गेट जो एग्जाम है उसको आप कैसे भर सकते हो, गेट का फॉर्म कैसे भर सकते हो। देखो गेट का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है। अगर आपने ये पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, आप इसको डाउनलोड कर लेते हो तो डायरेक्ट आप इस आइकन पर जैसे क्लिक करोगे आप डायरेक्ट ही ये आइकन आपको वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पर आप गेट का फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना है, आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट है, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट फिल करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को भरते ही डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, ठीक है ना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी है वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट करना है और फाइनली सबमिशन करना है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह किसी के थ्रू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात और ध्यान देना, जो गेट 2022 का स्कोर कार्ड आपको मिलेगा, अगर आप क्वालिफाई करते हुए एग्जाम और आपको स्कोर कार्ड मिलता है तो 3 ईयर के लिए वैलिड होगा। ध्यान देना 3 ईयर्स के लिए वो वैलिड होगा। और कब से वैलिड होगा भाई? वो होगा डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन से 3 साल तक, 3 ईयर तक वो वैलिड रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो गेट एग्जाम से रिलेटेड सारी डिटेल आपको मिल गई होगी, सब कुछ आपके क्लियर हो गया होगा। कहाँ पर इसके थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, किन इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकते हो, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या कट ऑफ है, क्या पेपर एनालिसिस है, एवरीथिंग सब कुछ आपके अब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब देखो ध्यान देना, हमारा जो ई लर्निंग एप्लीकेशन है, हमारे ई लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको CSIR नेट एंड गेट से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, फुल ऑनलाइन कोर्स। ठीक है ना? ये जो कोर्स है आपको 6 मंथ वैलिडिटी का भी मिल जाएगा, प्राइस यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है ना? 1 ईयर वैलिडिटी का कोर्स आपको मिल जाएगा, 2 ईयर वैलिडिटी का कोर्स आपको मिल जाएगा। ये जितने भी कोर्स यहाँ पर है 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ये सारे कोर्स समान है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें कंटेंट सेम है। ठीक है ना? इनमें केवल डिफरेंस किसका है? इनकी प्राइस का डिफरेंस है, वैलिडिटी का डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे सपोज करो कोई स्टूडेंट अभी BSc 3rd ईयर में है, अब वो गेट के और नेट की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो BSc 3rd ईयर वाले स्टूडेंट को डायरेक्ट 2 ईयर का कोर्स बाई करना चाहिए, क्योंकि 2 ईयर का कोर्स बाई करने के बाद उसकी प्रॉब्लम एक साथ खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? फिर बार बार उसको कोर्स बाई नहीं करना पड़ेगा। सपोज करो कोई MSc फाइनल ईयर का स्टूडेंट वो प्रिपरेशन कर रहा है तो वो 1 ईयर का कोर्स बाई कर सकता है। कोई स्टूडेंट जिसके MSc कंप्लीट हो, पास आउट है, ठीक है ना, तो 6 मंथ का कोर्स बाई कर सकता है। ये जो कोर्स है, इन कोर्स में आपको देखो 1500 प्लस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इतने ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मतलब हर टॉपिक के मिलेंगे। 100 प्लस ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेगा, 120 प्लस असाइनमेंट शीट्स आपको मिलेगी, जिनके थ्रू आप एक अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लासरूम नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना, थ्योरी कुछ चैप्टर्स की थ्योरी शीट मिलेगी और बाकी के क्लासरूम नोट्स आपको मिलेंगे। और अगर आपको स्टडी करते समय कोई डाउट आता है तो आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हो। क्लियर? यहाँ तक समझ में है ना? अब देखो ध्यान देना, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके एक दिमाग में यूँ चलता रहता है कि हम कोर्स बाई करें या नहीं करें। ठीक है, उनको यूँ लगता है कि अगर मैंने कोर्स बाई कर लिया, पता नहीं कंटेंट समझ में आएगा नहीं आएगा, कंटेंट अच्छा होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो एक तो पता चले कोर्स बाई कर ले और हमारा पैसा वेस्ट हो जाए। इस कंडीशन में हमने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। कोई भी स्टूडेंट फुल कोर्स ज्वाइन करने से पहले 5 डेज के लिए फ्री ट्रायल कोर्स ज्वाइन कर सकता है। 5 दिन तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स को पढ़कर देख सकता है, किसी भी टॉपिक को पढ़कर देख सकता है, किसी भी टॉपिक का ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है, उसके असाइनमेंट शीट सॉल्व कर सकता है। समझ में? सब कुछ उस कोर्स में वो देख सकता है 5 दिन के लिए। 5 दिन में जब वो कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके बाद फिर वो फुल कोर्स पर मूव कर सकता है, मतलब फुल कोर्स ज्वाइन
कर सकता है। अब ये 5 डेज का फ्री ट्रायल कोर्स आपको कैसे ज्वाइन करना है भाई, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको हमारा जो एच गुड क्लासेज ई लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करना है, ठीक है ना। और वहाँ पर हमको मैसेज कर एप्लीकेशन के अंदर मैसेज कर ये बता देना है कि हमें 5 डेज का फ्री ट्रायल कोर्स ज्वाइन करना है। हम आपको डायरेक्शन दे देंगे, बता देंगे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट 5 दिन के लिए उस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ यहाँ पर अदर कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप देख लेना ई लर्निंग ऐप पर हमारे। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है, KVS का है ना, नीट का कोर्स है, ये भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। और साथ के साथ ही यहाँ पर देखो ध्यान देना कुछ एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जैसे CSI नेट एग्जाम, इसी तरह से बाकी एग्जाम्स के लिए भी आप देख सकते हो। और इन टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो मात्र 51 रुपीज़ है, ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत ही कम प्राइस हमने इसीलिए रखी है ताकि कोई भी स्टूडेंट यदि प्रिपरेशन कर रहा हो तो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सके और हर स्टूडेंट टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सके। साथ के साथ ये देखो यहाँ पर कुछ एकेडमिक कोर्सेज अवेलेबल है। ये जो एकेडमिक कोर्सेज अवेलेबल है इनमें एक्चुअली एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके किसी भी आपके छोटे भाई बहन हो घर में, या किसी भी फ्रेंड को या किसी को भी नीड हो, ठीक है, तो वो इन फ्री एकेडमिक ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है। ये KG से लेकर ये 12th तक के कोर्स है जिनमें साइंस और मैथ को कंप्लीट किया गया है वीडियो लेक्चर, कौन से, एनिमेटेड वीडियोज के थ्रू, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, इनका मात्र एक्टिवेशन चार्ज लगेगा 11 रुपीज़, अदरवाइज ये कंप्लीट फ्री है और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 ईयर रहेगी। क्लियर है, मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा गेट एग्जाम से रिलेटेड भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सभी स्टूडेंट्स तक पहुँच सके, ठीक है ना। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो PDF है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। क्योंकि इस PDF को डाउनलोड करने का बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पर पूरा प्रोसेस गेट 2022 से रिलेटेड सब कुछ आपके पास रहेगा, ठीक है ना। इसमें कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपके पास आ गई, जो पेपर एनालिसिस है वो भी आपके पास आ गई, एवरीथिंग सब कुछ आपके पास यहाँ पर आ जाता है। आप गेट एग्जाम का जो पेपर है गेट 2021 का उसको भी डाउनलोड कर पाओगे, सिलेबस आप डाउनलोड कर पाओगे, सब कुछ हमने इसमें दे रखा है। क्लियर, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।